जय हिंद बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है ये दो वर्ड हैं। पहला वर्ड कौन सा है? डाइजेशन। दूसरा कौन सा? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो पहला जो वर्ड है हमारा कौन सा? डाइजेशन। इसका मतलब समझते हैं हम कि डाइजेशन मतलब क्या है। डाइजेशन का मतलब है किसी भी लार्ज मॉलिक्यूल्स का मैक्रो या माइक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या होना, उसका डिवाइड होना, इसे क्या बोलेंगे अपन? डाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो लार्ज मॉलिक्यूल है ये कहाँ पे, हम कहाँ बात कर रहे हैं? हम हमारे ह्यूमन बॉडी में बात कर रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, फूड को इंटेक करते हैं। वो क्या होता है? लार्ज अमाउंट में होता है। ठीक है, उसका मैक्रो और माइक्रो जो है मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होगा। क्या होगा बच्चों? मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होगा। जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये सब इन चीज़ों में डिवाइड होगा। और वहाँ से, जैसे अमाइनो एसिड है, वहाँ से क्या होगा, वो ब्लड में सोल्यूबल होके उससे क्या मिलेगी, हमें एनर्जी मिलेगी या हमें न्यूट्रिशन मिलेगा। देखो, हम बेसिकली डाइजेशन क्यों कर रहे हैं? हम डाइजेशन इसलिए कर रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, उसमें हमें न्यूट्रेंट चाहिए, हमें उस न्यूट्रेंट से हमें एनर्जी मिलती है, उससे क्या होते हैं, हम सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये इसका जो बेसिक जो पर्पज है वो क्या है हमारा, कि हम क्या करें, इस सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है उसमें हम सर्वाइव कर सकें। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें जो फूड चाहिए, और उस फूड को, मतलब जो फूड जो लार्ज मॉलिक्यूल है, लार्ज है अमाउंट में है, उसका मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल में डिवाइड करना, वो किसके थ्रू होगा? वो डाइजेशन के थ्रू होगा। तो हम डाइजेशन को अगर एक शॉर्ट में बोलें कि डाइजेशन होता क्या है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो सेल की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने के लिए जो फूड होता है उसको मैक्रो या न्यूट्रेंट में, माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रेंट में डिवाइड होके या मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होके वो न्यूट्रेंट के रूप में हमें मिले, उसे क्या बोलेंगे हम? डाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को किस में डिवाइड होना? सिंपल मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होना। ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल में डिवाइड होने से क्या बोलेंगे अपन? डाइजेशन बोलेंगे। अब ऐसे एक बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो इसमें एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल क्या हो सकता है डाइजेशन का, कि मान लो यहाँ क्या प्रोटीन है, प्रोटीन, जैसे आज हमने पनीर खाया, मान लो क्या खाया? पनीर खाया। तो उसको अगर हमें बॉडी में इंटेक करना है, बॉडी में न्यूट्रिशन के रूप में लेना है, तो कैसे आएगा? वो लार्ज, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आ गया। ठीक है, लेकिन ये किसके में काम आएगा? ये आएगा एज ए अमाइनो एसिड के रूप में काम आएगा। हमारे बॉडी में किस रूप में काम आएगा? अमाइनो एसिड के रूप में काम आएगा। तो हम क्या करेंगे, उस अमाइनो एसिड से हमें सेल को या हमारे बॉडी को क्या न्यूट्रिएंट मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि ये पनीर जो है किस में? प्रोटीन है इसमें। प्रोटीन किस में टूटा? अमाइनो एसिड में टूटा। तो इससे क्या बोलेंगे अपन? डाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, अब सेकंड जो वर्ड है उसका नाम है एब्जॉर्प्शन। क्या नाम है बच्चों? एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे, कौन से कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल थे, उनका किस में डिवाइड होना? सिंपल मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होके उनका इंटेस्टाइन हो, चाहे माउथ हो या लार्ज इंटेस्टाइन हो या पेनक्रियाज हो या अमाशय हो, जहाँ पे भी उसका ऑब्जर्वेशन हो सके, वहाँ जहाँ से भी ब्लड में डिजोल्व हो सके, जहाँ से भी उसको न्यूट्रिएंट के रूप में सेल को मिल सके, या वो बॉडी में या बॉडी जो ब्लड है उसमें डिजोल्व हो सके, उसे क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, मान लो इंटेस्टाइन है, उसमें बड़े बड़े क्षेत्र होते नहीं, यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े क्षेत्र ना होते हैं उसमें क्या होती है कि कॉन्सेंट्रेट ग्रेडियंट के फॉर्म में कोई भी मान लो लार्ज मतलब कॉन्सेंट्रेट है, जैसे अमाइनो एसिड ज़्यादा हो गया तो उसमें सिंपोर्ट या जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होगा, उसमें इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होंगे। तो वहाँ से कहाँ जाएंगे? वो ब्लड में जाएंगे। तो ये क्या हुआ कि जैसे प्रोटीन फॉर्म में था वो पहले, ठीक है, वहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, अमाशय में जाके ब्रेकडाउन हुआ, और वहाँ से क्या हुआ, वो अमाइनो एसिड में उसका अब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो गया। तो इसे क्या बोलेंगे अपन कि डिजोल्व कहाँ हुआ? वो इंटेस्टाइन में डिजोल्व हुआ। ठीक है, तो इंटेस्टाइन में डिजोल्व हुआ तो उसे क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। मुझे लगता है यहाँ तक तो आपको डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखो हम जो है नीट में क्या है, अभी नीट के एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसको क्या करेंगे, एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन अपन रीड आउट करेंगे, और हर जो है लाइन है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उसका मीनिंग जानेंगे, और उसमें से एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन जो है पुटअप होते हैं उसको भी अपन समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अपन इसको इरेज कर लेते हैं। चलो,
फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या बोल रहा है, फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है जो अपन न्यूट्रेंट ले, चाहे एनिमल्स हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, हम चाहे इंसानों की बात करें चाहे जानवरों की बात करें, उनके लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट कौन सी है, फूड उनका। जैसे उनके क्या है, उनके घास फूस हैं, तो हमारे क्या है, हमारे क्या है, दाल रोटी चावल है। तो ये क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, किसकी बात करें अपन, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, चाहे अपन ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो उनमें कौन रिक्वायरमेंट है, फूड रिक्वायरमेंट है। और प्लांट की बात है, प्लांट कैसे लेते हैं, पोषक तत्व तो लेते हैं मिट्टी से लेते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, अपन दाल रोटी चावल में या पनीर में अपन क्या खुश रहते हैं। तो हमारे लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या हो गया, हमारा क्या है, फूड है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। देखो किसी भी सेल की बात करें या अपन ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये कौन है, हमारा मान लो कोई फ्रेंड है, ठीक है, उसका एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसको क्या बोलेंगे कि हम ऐसे बोलेंगे कि इसको अगर इसको अच्छे से हेल्थी रहना है तो उसको डेली जो फूड है, डेली की जो डाइट है, इसकी डेली डाइट प्लान है, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें होना चाहिए प्रोटीन, सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या होना चाहिए, प्रोटीन। उसके बाद में क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या होना चाहिए, फैट होना चाहिए। अब देखो हमने यहाँ पे बोला था मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ठीक है। अब ये जो मेजर कंपोनेंट कौन से हो गए, प्रोटीन सबसे ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए, फिर कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, बाद फैट होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो पर्सन है, हमारा नाम, इसका नाम लेते हैं देवेश, नाम लेते हैं देवेश जी जो हैं, इनको क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए। तो इनके जो डाइट प्लान है उसमें क्या होना चाहिए, दाल होनी चाहिए, ठीक है, उसमें पनीर होना चाहिए, और उसके अलावा और क्या होना चाहिए, इसमें फैट बोला है ना, तो उसमें बटर होना चाहिए, जो चपाती के साथ क्या होना चाहिए, बटर होना चाहिए। तो ये क्या होगा, ये जो मेजर रिक्वायरमेंट है इसकी पूरी रहेगी, ठीक है। अब ये दोनों टाइम खाना खाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग, जो इनका वेट के अकॉर्डिंग क्या है, इनका खाना भी वैसे होना चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए, पनीर से क्या होगा, प्रोटीन मिलेगा इनको, दाल से क्या बनेगा, प्रोटीन मिलेगा इनको, चावल इसमें लेगा तो चावल से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, बट चपाती से भी इनको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, और बटर से क्या मिलेगा, इनको फैट मिलेगा। तो ये जो मेजर कंपोनेंट इसे फुलफिल रहेंगे, तो ये क्या होंगे, देवेश जी हमारे क्या रहेंगे, हेल्थी रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा और क्या बॉडी में रिक्वायरमेंट हो सकती है, इसके बाद में जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, इसके बाद में अपन हमारी बॉडी में क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, विटामिन्स की। विटामिन्स किससे मिलते हैं, हमें फ्रूट से मिलते हैं, ठीक है, वेजिटेबल से मिलते हैं। तो ये सब जो रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट जो फुलफिल होनी चाहिए, किससे, फूड के थ्रू। उसके अलावा जो मेजर जो पोर्शन है वो किसका होता है हमारी बॉडी में, पानी का। किसका, पानी का। तो पानी जो है, वाटर जो इनटेक है, वो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी तो इन चीज़ों का अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। देखो डाइजेशन या न्यूट्रेंट की हमने बात कर ली है, एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होगा, अगर मान लो आपने प्रॉपर पानी इनटेक किया ही नहीं तो किससे होगा, वो नहीं हो पाएगा ना। तो पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में लेना चाहिए, ताकि क्या हो, अच्छे से लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन होता है, मिनरल्स का होता है, आयंस का होता है, इनका प्रोटीन, अमाइनो एसिड का, इनका सबका जो उनका एब्जॉर्प्शन होता है वो अच्छे से हो सके। और उससे क्या होगा, जो हमारे जो सेल्स है, हमारे जो टिश्यू है, हमारे जो ऑर्गन है, वो क्या हो, हेल्थी रहेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक सेल को जो रिक्वायरमेंट होती है, देखो वो किसकी होती है, विटामिन्स की हमने बात कर ली इसमें। और उसके अलावा क्या होना चाहिए, मिनरल्स भी होना चाहिए। फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। अब देखो इससे पहले जो लाइन है विटामिन वाली, इसको हम करते हैं कि मान लो कोई ये सेल है, ठीक है, इसमें प्रोटीन इतना अमाउंट में चाहिए, मान लो कि एक्स अमाउंट में चाहिए, कार्बोहाइड्रेट इतना अमाउंट में चाहिए, वाई अमाउंट में चाहिए, उसमें फैट इतना चाहिए, ए अमाउंट में चाहिए, और मिनरल्स और विटामिन जो चाहिए वो मान लो ए अमाउंट में या बी अमाउंट में चाहिए। तो इस सेल को देखो क्या होता है, बॉडी का जो यूनिट क्या होती है, सेल होती है। अब सेल को क्या है, एक फिक्स अमाउंट में प्रोटीन चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, विटामिन चाहिए होता है, मिनरल्स, आयंस और फैट चाहिए होता है। तो जितना उसको चाहिए उतना तो इनटेक कर लेगी। मान लो कि उसको अगर एक्सेस में दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी ऐसे, ठीक है। उससे क्या आएगी हमारी बॉडी में, ओबेसिटी, ठीक है। ओबेसिटी मतलब क्या, मोटापा होगा। लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल एक और लेते हैं अपन, कि मान लो कि हमने ज़्यादा अमाउंट में खा लिया, बहुत ज़्यादा अमाउंट में खा लिया, तो सेल एक अमाउंट तक ही इनटेक कर सकती है जितना उसका डाइजेशन हो पाएगा, बाकी क्या करेगी, वो बाहर निकाल देगी, ठीक है। ये बाहर निकालने वाले प्रोसेस जो है एक्सक्रीशन में आती है, अपन एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल क्या करते हैं अपन,
डाइजेशन, जितना अगर फूड खाता है एक अच्छा जो व्यक्ति है, जैसे देवेश जी है, अच्छे डाइट लेते हैं, तो उनके जो फूड लेने की जो पावर है, उनको कैसे डाइजेस्ट होती है, वो कैसे उनके बॉडी में जो होती है, उसके ऊपर फोकस करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मैटर फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। देखो क्या होता है, फूड किस लिए चाहिए होता है हमें, कि उसमें एनर्जी मिले अपन को, ठीक है। उसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उससे क्या होगा, हमें एनर्जी मिले। एनर्जी से क्या होगा, हमारी ग्रोथ होगा, रिपेयर होंगे टिश्यू, हमारा टिश्यू को डैमेज हो जाते हैं, मान लो वो प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहा है, रनिंग कर रहा है, तो टिश्यू डैमेज होते हैं उसमें, तो वो क्या उसमें रिपेयर हो सके। द वाटर वी टेक इन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड आल्सो प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। देखो वाटर अगर अच्छा रहेगा तो मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म मतलब क्या है, उपापचय क्रिया, हिंदी में इसको उपापचय क्रिया बोलते हैं, तो ये क्या रहेगा, बैलेंस में रहेगा। बैलेंस का मतलब है मेटाबॉलिज्म जो अपने बॉडी में जो उसको ब्रेक डाउन करने की जो क्षमता आएगी, या लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में अगर डिवाइड करेगा वो, या इससे बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में अगर ब्रेक डाउन करेगा, तो उसके लिए क्या रहेगा, ईजी रहेगा। किसकी वजह से, वाटर की वजह से। अगर वाटर अच्छे से इंटेक करेंगे, क्योंकि वाटर का जो अमाउंट होता है ना हमारी बॉडी में, वो मेजर अमाउंट किसका होता है, वाटर का होता है, ठीक है। वो हर जगह ब्लड में उसका देखो डोमिनेंसी, हर जगह, हर टिश्यू, हर सेल, हर वेन में, हर ऑर्गन में कौन जाता है, वाटर जाता है। किस में डिजोल्व रहता है, ब्लड में डिजोल्व रहता है। तो अगर उसमें न्यूट्रिएंट डिजोल्व रहेगा तो वो चारों ओर आप न्यूट्रिशन पहुंचाएगा, उससे क्या मिलेगी, हमें एनर्जी मिलेगी। उसके अलावा क्या होगा, बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होगा। डिहाइड्रेशन नहीं होगा तो हमें वीकनेस नहीं आएगी, ठीक है, हम अनएक्टिव नहीं रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, है ना। अब नेक्स्ट जो है लाइन है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। बायो मैक्रोमोलिक्यूल इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। इसका मतलब है, अगर मान लो आपने पनीर खाया, पनीर में क्या है, प्रोटीन है, अपन प्रोटीन को अपन डायरेक्ट इंटेक नहीं कर सकते, उसका जो ये तो क्या हो गया अपना कॉम्प्लेक्स जो है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गई। लेकिन हमें क्या चाहिए, सिंपल फॉर्म में, सिंपल फॉर्म चाहिए उसकी। सिंपल फॉर्म क्या, अमाइनो एसिड है। हमारे जो सेल है उसको कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, ईजी लैंग्वेज समझ में आती है, या ऐसे बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज समझ में आती है। तो सिंपल लैंग्वेज क्या है, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को क्या करेगा, वो इंटेक कर लेगा। कौन कर लेगा, हमारी बॉडी में सेल जो है इंटेक कर लेगी, ठीक है। दे हैव टू ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्ट इनटू सिंपल सब्सटेंस इन द डाइजेस्ट सिस्टम। इसका कहने मतलब क्या है कि वो क्या करेगा, कन्वर्ट होगा किसमें, लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से किससे होगा, सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है। किसके थ्रू होगा, डाइजेस्ट सिस्टम के थ्रू होगा। दिस प्रोसेस of conversion of complex food substance to simple absorbable form it called digestion and is carried out by the our digestive system by mechanical and biochemical method। देखो क्या बोल रहा है इसमें कि ये जो प्रोसेस है, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। मतलब कहने का मतलब जो कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल है उसका सिंपल मॉलिक्यूल में क्या होना, डिवाइड होना, या बोल सकते हैं इसका ये जो प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स से सिंपल में, इसे क्या बोलेंगे हम, डाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। इज कैरिड आउट बाय आवर डाइजेस्ट सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। देखो ये जो है, मान लो अपन ने फूड खाया, यहाँ पे दाल रोटी चावल खाया, उसको ब्रेक डाउन किया उसने किसमें, प्रोटीन को किसमें किया, अमाइनो एसिड में किया, ठीक है। तो ये जो पहले हमने अगर माउथ में खाया उसको, किसको, दाल रोटी चावल खाया, तो वो ब्रेक हुआ, वो बोलस बन गया, कायम बोल सकते हैं, बोलस बन गया, तो उससे क्या बोलेंगे अपन, मैकेनिकल। उसे क्या बोलेंगे, मैकेनिकल बोल सकते हैं अपन। ऐसे बोल सकते हैं कि उसने क्या किया, मैकेनिकल जो है वो क्या किया, मेथड अपनाया उसने। अब उसका क्या है, मान लो हमने उसका जो है बायोकेमिकल अगर मेथड अपनाना है तो क्या होगा, इसका प्रोटीन का क्या होगा, ये कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, या प्रोटीन किस में हो जाएगा, अमाइनो एसिड में अगर वो कन्वर्ट हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे अपन, बायोकेमिकल मेथड। अगर वो देखो रोटी है, बड़ी चपाती है, उसको अपन ने दांतों से अपन उसे उसको कायम बना दिया या उसको बोलस बना दिया, तो वो क्या हुआ, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, उसे क्या बोलेंगे अपन, मैकेनिकल मेथड बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक एकदम क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे की ओर, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। किसका, डाइजेशन इन ऑब्जॉर्प्शन का जो है एग्जाम्पल है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल से हमने थोड़ी उसका पढ़ा। अब देखो नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम देखने को है दो वर्ड है, एक तो डाइजेस्टिव, दूसरा है सिस्टम। हमने डाइजेशन पढ़ा, डाइजेशन में क्या था, लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल में कन्वर्ट हो रहा था, या कॉम्प्लेक्स को क्या कर रहा था, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल किस में डिवाइड कर रहा था, वो सिंपल मॉलिक्यूल में डिवाइड कर रहा था।
अब देखो वो तो हो गया डाइजेशन। अब डाइजेस्टिव क्या हो गया कि जिसने इसको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल्स में डिवाइड किया, उसे क्या बोलेंगे हम, डाइजेस्टिव बोलेंगे। और जिस सिस्टम ने किया उसे क्या बोलेंगे हम बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, तो हमने जो है पहले क्या किया, उसको डाइजेशन बोला, डाइजेस्टिव बोला। डाइजेस्टिव का मतलब बोला कि जिसने कॉम्प्लेक्स से सिंपल में डिवाइड किया, या ऐसे बोल सकते हैं लार्ज से स्मॉल में डिवाइड किया, उसे क्या बोलेंगे अपन, डाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, और जिसने किया उसे डाइजेस्टिव बोलेंगे। और एक सिस्टम के थ्रू वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में डिवाइड उसे क्या बोलेंगे अपन, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे, सिस्टम। अब उसमें माउथ भी हो सकता है, अपने दांत भी हो सकते हैं, अपने जो अमाशय भी हो सकता है, पेनक्रियाज भी हो सकता है, लीवर का रोल भी हो सकता है, छोटी हाथ बड़ी हाथ सबका रोल है उसमें। क्योंकि हर जो पार्ट है बॉडी का, जो हमें यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा होगा कि हमने यहाँ से मान लो फूड इंटेक किया, उसमें यहाँ से लेके यहाँ पे जो है लार जो सलाइवा है वहाँ मिक्स होता है, उसके बाद में यहाँ से वो फूड जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब वो फूड जो है स्टूल के रूप में बाहर आने तक जो है उसे क्या बोलेंगे हम, उसे डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। कि जितने भी ऑर्गन है, जैसे फेरिंग्स है ना, और एसोफेगस है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, ड्यूडेनम है, और इलियम केकम, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, वर्मीफॉर्म, सारे जो रोल है, ये क्या किया इन्होंने, कॉम्प्लेक्स को क्या इसमें डिवाइड किया, सिंपल में डिवाइड किया। तो इसे क्या बोलेंगे हम, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी जो ऑर्गन इन्वॉल्व है उसे क्या बोलेंगे, पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब इसको थोड़ा रीड आउट करते हैं कि एनसीईआरटी क्या बोलना चाह रही है। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड। कि तो ह्यूमन में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये अपन को दिख रहा होगा, ये हमारे प्यारे लाल, इसका नाम क्या है, प्यारे लाल। इसको थोड़ा सा अपन रेड कलर से इसको बनाते हैं, इनका नाम है प्यारे लाल, बड़े खतरनाक इसलिए रेड कलर का यूज़ किया मैंने। इन प्यारे लाल ने क्या किया कि इन्होंने कोई खाना खाया। ठीक है, तो इसमें क्या ये जो लाइन है क्या बोलना चाह रही है, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड। ये जो कैनाल फॉर्म में है, ठीक है, ये जो कैनाल फॉर्म में, इसके अलावा जो एसेसरी ऑर्गन है इसमें, देखो पेनक्रियाज है, ये सब लीवर है, ये क्या हो गया, इसके एसोसिएटेड ग्लैंड्स होगी आसपास की जो है। तो इसको दो चीज़ में डिवाइड बोलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज़ में डिवाइड हो गया। पहला कौन सा हो गया, एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा कौन सा हो गया, एसोसिएटेड ग्लैंड। ठीक है, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा हो गया, एलिमेंट्री कैनाल में हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, एसोसिएटेड ग्लैंड में। दो पार्ट में हो गया, पहला एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ठीक है, पहला जो है एलिमेंट्री कैनाल, उसमें क्या बोलना चाह रहा है एनसीईआरटी वाले भाई साहब, ये द एलिमेंट्री कैनाल बिगिन विथ एन एंटीरियर ओपनिंग द माउथ एंड इट ओपन आउट पोस्टेड थ्रू द एनस। ये बोलना चाह रहा है जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये वाला जो पोर्शन है जहाँ से मुंह खाना खाता है, ये क्या हो गया, ओपनिंग पार्ट हो गया। ठीक है, इसे क्या बोला हमने, माउथ बोला। ठीक है, माउथ जो है ये कहाँ ख़त्म होता है, यहाँ से खाना खा के फिर डाइजेस्ट होके एनएस के होता है। तो ये जो पार्ट है ये किस में आता है, एलिमेंट्री कैनाल में आता है। ठीक है, द एलिमेंट्री कैनाल बिगिन विद एन एंटीरियर ओपनिंग द माउथ एंड इट ओपन आउट पोस्टीरियर थ्रू द एनएस। ठीक है, ये एकदम लाइन बिल्कुल क्लियर होगी। द माउथ लीड टू द बक्कल केविटी और ओरल केविटी। बक्कल केविटी मतलब क्या है, ये वाला जो पार्ट है इसे अपन क्या बोलते हैं, बक्कल केविटी। ओरल केविटी, ये कि जो यहाँ का जो हिस्सा है इसे क्या बोलेंगे, ओरल केविटी बोलेंगे। ठीक है, जो अंदर का ये पार्ट है जहाँ से खाना जाता है इसे क्या बोलेंगे, ओरल केविटी बोलेंगे। बक्कल केविटी जिससे जहाँ से पकड़ता है वो, ठीक है, इसे बोलेंगे बक्कल केविटी। ये दो पार्ट किसके हैं, माउथ के हैं। ठीक है, अब द ओरल केविटी हैज ए नंबर ऑफ टीथ। ओरल केविटी क्या है, एज ए नंबर ऑफ टीथ एंड ए मस्कुलर टोंग्यू। अब जो ओरल केविटी है, जहाँ मुंह की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, किससे, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, इसे माउथ और दांत इसके अच्छे से दिख के, किसके, प्यारे लाल के। तो ये वाला पार्ट है ओरल केविटी का। तो यहाँ पे क्या पार्ट आ गया, इसके नंबर, द ओरल केविटी है जो नंबर ऑफ टीथ। ये जो दांत वाला पार्ट है इसका, ऊपर और नीचे का, जैसे ऐसे बोल सकते हैं अपन, यूँ दांत होते हैं, ये आगे तिखे तिखे होते हैं। ठीक है, ये दांत हो गए। ये इस पार्ट को क्या बोला इसने, ये किसका पार्ट है, ओरल केविटी का पार्ट है। दूसरा कौन सा है, ये जो जीभ वाला पार्ट है। ठीक है, ये मान लो जीभ, मान लो बहुत चलती है। ठीक है, ये जीभ वाला जो पार्ट है इसे क्या बोला अपन, ये तो हो गया अपना नंबर ऑफ टीथ। ठीक है, ये कौन सा हो गया, मस्कुलर केविटी। ठीक है, मस्कुलर टोंगी बोल सकते हैं इसको, मसल से बनी, इसको इसे क्या बोला, इसको
ये टोंगे वाला पार्ट हो गया, टीथ वाला पार्ट हो गया। तो ये दोनों को अपन जोड़ क्या बोलेंगे अपन, ओरल केविटी, क्या बोलेंगे, ओरल केविटी। ठीक है, द ओरल केविटी हैज ए नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टोंग्यू, ईच टूथ इज एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जॉ बोन। अब जो जैसे दांत इसमें लगे हुए ना, देखो यहाँ पे ऐसे दांत लगे हुए ना, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जो हमारे दांत लगे हुए हैं, देखो हम अपने दांतों को फील कर सकते हैं बेटे बेटे। तो हमारे दांत 32 जो टीथ होते हैं, ये क्या है, हर जो टीथ है वो अलग अलग टाइप का है। ठीक है, कोई इंसीजर है, कोई केनाइन है, कोई प्रीमोलर है, कोई मोलर है। तो ये कहाँ एक सॉकेट में फिट है, अपन ऐसे बोल सकते हैं कि सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर में फिट है। तो हमें इसे क्या बोलेंगे अपन, इनका जो अटैचमेंट है या ऐसे जो फिटिंग है ना, जो में, किसमें, सॉकेट ऑफ जॉ बोन। दिस टूथ इज एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन, दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज थिकोडोन। तो ये जो पैरेलल का बोल सकते हैं, पैरेलल की जो जॉइंट है या ऐसे बोल सकते हैं जो फिटिंग है, इसे अपन क्या बोलेंगे, थिकोडोंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, थिकोडोंट, जिसमें इंसीजर भी है, केनाइन भी है, प्रीमोलर भी, मोलर भी है। अब देखो, अब हम किसकी बात करें, अपन डाइजेस्ट सिस्टम की बात करें, तो डाइजेस्ट सिस्टम में थिकोडेंट का क्या रोल है। ठीक है, अपन टॉपिक में आते हैं ना, इससे मतलब कहानियों से समझना अच्छी बात है, लेकिन फिर भी है ना, टॉपिक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि टॉपिक क्या बोलना चाह रहा है, अपन टॉपिक पे रहें। तो थिकोडोंट जो है वो, अगर हम खाना खाते हैं तो थिकोडोंट क्या बोला है, जहाँ पे दांत जो है उनका जो अटैचमेंट है, जिस सॉकेट में जिस जो बोन में जो अटैचमेंट है, उसे क्या बोलेंगे, हम थिकोडोंट बोलेंगे। अब थिकोडोंट का रोल किस में क्या करेगा, ये फूड को मैकेनिकल मेथड से क्या करेगा, मैकेनिकली जो है इसको ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग फॉर्म 2 सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ, ए सेट ऑफ टेम्पररी मिल्क एंड डिसिड्यूस टीथ। देखो उसको थोड़ा सा लाइन आउट करता रहा हूँ, आपको बता रही कहाँ कहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं। 2 सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ, ए सेट ऑफ टेम्पररी मिल्क, डिसिड्यूस टीथ रिप्लेस्ड बाय ए सेट ऑफ परमानेंट और एडल्ट टीथ। देखो 2 टीथ आ गए इसमें, एक तो हो गया परमानेंट, वो तो आते हैं किसके, दूध वाले की बात पहले आते हैं, जब बचपन में कौन से आते हैं, मिल्क टूथ आते हैं। ठीक है, मिल्क टूथ जो है एक तो ये हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, परमानेंट टीथ हो गया। तो डाइफियोडोंट क्यों बोला इनको, क्योंकि पहले जो है बचपन में क्या आता है, मिल्क टूथ। कौन से आते हैं टूथ, जो हम बोलते हैं उनको दूध या दांत, ऐसे बोलते हैं, तेरे दूध या दांत टूट गई क्या, दूध या दांत। ठीक है, फिर क्या आता है उसके बाद में, कौन से दांत निकलते हैं, परमानेंट टूथ निकलते हैं। ठीक है, जो मिल्क टूथ होते हैं बड़े क्लीन, बड़े शार्प होते हैं। ठीक है, देखा होगा आपने, आप सबके आए हुए होंगे। लेकिन ये जो है ये 32 नहीं होते हैं, 32 जो दांत होते हैं वो आते हैं परमानेंट दांत। तो इसे 2 बार आने की वजह से, मिल्क टूथ फर्स्ट टाइम मिल्क टूथ आते हैं, फिर आते हैं परमानेंट टूथ, उसकी वजह से क्या बोला इनको, डाइफियोडोंट बोला। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है, एन एडल्ट ह्यूमन हैज 32 परमानेंट टीथ विच आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ, नेमली इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, तो ये टाइप हो गए, मतलब इसका कहने मतलब जो ह्यूमन बींग है उसमें जो परमानेंट टूथ है उनकी संख्या कितनी है, 32 है, और वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, मतलब उसमें इंसीजर होते हैं, केनाइन होते हैं, प्रीमोलर और मोलर होते हैं। तो इन्हें इसने क्या बोला कि ये जो इनका जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप है, इसलिए इनको क्या बोला, हेट्रोडोंट बोला। हेट्रोडोंट का मतलब ही यही है कि ये क्या है, सिमिलर नहीं है, ये क्या अलग अलग दांत है, कोई इंसीजर है तो केनाइन है, सबके अलग अलग काम है। तो इसे नाम दिए इन्होंने हेट्रोडोंट। अब देखो यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी आ रही है ना बच्चों, देखो टर्मिनोलॉजी जो आ रही है बार बार, इसको अपन थोड़ा सा इसको सीरियस लें कि जो टर्मिनोलॉजी आ रही है इसको, एक सेकेंड है, इसको अपन क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं। पहले कौन सा वर्ड आया, पहला आया थिकोडोंट। थिकोडोंट क्यों बोला उसको, थिकोडोंट इसलिए बोला उसको कि वहाँ पे क्या है, वो एक सॉकेट में फिट है, तो इसे बोला थिकोडोंट बोला। फिर आया डाइफियोडोंट। डाइफियोडोंट क्यों बोला कि पहले कौन से आते हैं, मिल्क टूथ आते हैं, फिर कौन से आते हैं, परमानेंट टूथ आते हैं, इसलिए 2 बार आते हैं, इसलिए क्या बोला हमने, उसको बोला डाइफियोडोंट बोला। इसके बाद में एक वर्ड हो रहा है हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट क्यों बोला कि जो दांत है उनके टाइप क्या है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर है, तो उसे हमने क्या बोला कि ये जो इसके टाइप हैं उसे हमने इसको नाम दिया कि ये जो, एक सेकेंड और, उसको नाम दिया हमने हेट्रोडोंट। अलग अलग उसका जो टाइप है उसकी वैरायटी की वजह से हमने उसको नाम दिया हेट्रोडोंट दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरेंज ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जो इन द ऑर्डर ICPM। इनकी जो सीक्वेंस है उनका सीक्वेंस क्या होगा, सीक्वेंस उसका होगा, पहले सबसे फ्रंट पे कौन सा आएगा, इंसीजर आएगा, फिर कौन सा आएगा, केनाइन आएगा,
प्री मोलर, मोलर। अब देखो जब हम मान लो कि हम दाल रोटी चावल खा रहे हैं तो अपन जब एक बाइट लेते हैं तो बाइट जो कौन से सामने वाले दांतों से लेते हैं उसे क्या बोलेंगे, इंसिजर। वो क्या करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे, दांत तोड़ेंगे ना। दूसरा मैंने माना कभी सॉस की जो है सॉस का पाउच देखा होगा, ऐसे ऐसे पाउच होते हैं, उसको हमने मान लो इसे ब्रेक करने की कोशिश, तो कौन से दांतों से करते हैं अपन, केनाइन दांतों से करते हैं, साइड में से ऐसे ब्रेक करते हैं। और अगर उसको मान लो अगर खाना खा रहे हैं हम तो उससे अगर हमने थोड़ा सा उसको निगलना हो या उसको मतलब इसे थोड़ा ब्रेक करना हो तो उससे किससे करेंगे, प्री मोलर से। और उसको मान लो बिल्कुल बोलस बनाना हो तो उसे किससे करेंगे, किससे करेंगे, उसको मोलर से करेंगे। तो ये अलग अलग टाइप हो गए, इसके अलग अलग टाइप की वजह से हमने क्या बोला, इसको बोला हेट्रोडोंट बोला। ठीक है, 2 बार आते हैं, इसको बोला इसके लिए डाइफोडोंट बोला, और जहाँ फिट है उसे बोला थिकोडोंट बोला। तीनों टर्मिनोलॉजी अपन ने अच्छे से पढ़ ली है, यहाँ ही बच्चों को प्रॉब्लम आती है। आगे बढ़ते हैं। इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेंटल फॉर्मूला विच इज इन ह्यूमन बीइंग इज 2 1 2 3। ठीक है, ये 2 1 2 3 क्या है, ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, ये जो डेंटाइन फॉर्मूला है ये नीट में जो है कई बार पूछा गया है। द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ मेड अप ऑफ एनिमल हेल्प्स इन द मेस्टिकेशन ऑफ फूड। हम जो दांत की स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे मान लो ये प्यारेलाल की दांत है, तो यहाँ पे अपन स्ट्रक्चर देखते नहीं हो, दांत की स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे जो ऊपर वाला जो पार्ट है, ये जो दांत की जो हार्डनेस है वो किसकी वजह से होती है, एनिमल की वजह से होती है। किसकी वजह से, एनिमल। ठीक है, तो एनिमल क्या होता है, हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। हार्डेस्ट पार्ट किसका, दांतों का। दांतों क्या होता है, हार्डेस्ट पार्ट होता है। क्या नाम है उसका, इनेमल। याद रखना, ये जीके में बार बार जो जनरल साइंस के क्वेश्चन है उसमें भी आता है कि ह्यूमन बॉडी हार्डेस्ट पार्ट ऑफ एनिमल। ठीक है, कई फीमर करके आते हैं, कई अल्ना करके आते हैं। ठीक है, वो नहीं है, इसका पार्ट जो है हमारे जो हार्डेस्ट पार्ट है। तभी तो बोलते हैं मरने के बाद भी जो दांत है, देखा होगा कि मरने के बाद दूसरे या तीसरे दिन जब उसको गंगा जी डालने जाते हैं तो उसके उस राख में क्या होते हैं, ऐसे ऐसे हाथ घुमाते हैं तो वहाँ पे क्या मिलते हैं, दांत मिलते हैं। दांत, बाकी सारे शरीर जल जाता है लेकिन दांत जो है वो रह जाते हैं। किस वजह से, जो इनेमल जो है हार्डेस्ट पार्ट होता है वो जलता नहीं है। अब तो आपको अच्छे से याद रहेगा, मुझे लगता है बोलोगे नहीं आप। द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ मेड अबव एनिमल हेल्प्स द मेस्टिकेशन ऑफ फूड। ये जो पार्ट है किसकी में हेल्प करता है, फूड की बात करता है। अपन मरने करने की बातें छोड़ो, अपन टॉपिक पे आते हैं। तो जो उसको च्विंग करने का काम है, च्विंग मतलब कि चबाने का जो काम करता है कौन करता है, उसमें हेल्प करता है, एनिमल करता है। द टोंग इज ए फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल केविटी बाय द फ्रेनुलम। उसके अलावा जो जीभ है हमारी, जो चल रही है जीभ है, ये क्या है, जैसे माउथ का ये पार्ट हो गया, यहाँ पे दांत वात सब, दांत आगे थिकोडोन जो है, और ये जो जीभ जिससे अटैच होती है उसे क्या, ये जीभ जो किसका पार्ट है, ये मस्कुलर पार्ट है, मस्कुलर पार्ट है। ठीक है, तो ये मस्कुलर पार्ट किससे जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे क्या है, फ्रेनुलम है। ठीक है, फ्रेनुलम आपको पूछ ले जो जीभ है किससे अटैच है, तो हम बोलेंगे फ्रेनुलम। द अपर सरफेस ऑफ द टोंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पेप्रियाई। और इस जीभ के ऊपर छोटे 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 क्या हैं, पेप्रियाई है ना, सम ऑफ विच बियर टेस्ट बड। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, हम दाल, जैसे दाल में अपन जैसे नमक कम है या अपन शिकंजी पीते हैं तो अपन बोलते हैं भाई इसका नींबू अमाउंट कम है या कम मीठा है। और तो ये सब चीज़ें कहाँ से अपन को, कहाँ से मतलब किससे, कौन सा सेंसेशन उसके जैसे हमें फाउंड होता है, वो है जीभ के ऊपर जो पेप्लिया है उससे क्या होता है, उसमें जो पेप्लियाज में क्या होता है, टेस्ट बड, TB यहाँ पे लिख रहा हूँ, टेस्ट जो बड होती है उससे हमें क्या होता है, आइडेंटिफाई होता है कि इसमें क्या होता है, ये खट्टा कम है या मीठा ज़्यादा है या दाल में नमक कम है। तो वहाँ पे जो टेस्ट बड होते हैं उसके भी अपन पढ़ेंगे, जीभ को एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे कि उस जीभ में कहाँ पे तो स्वीटनेस टेस्ट करने के टेस्ट बड होते हैं, कहाँ पे खट्टा कहाँ पे मीठा, ऐसे अपन पढ़ेंगे। अभी जनरली इस लाइन का मतलब समझते हैं कि जीभ के ऊपर जो है टोंग्यू है और मस्कुलर पार्ट है उसके ऊपर क्या होता है, बहुत सारे पेप्लियाद होते हैं, वो उसमें टेस्ट बड जो होते हैं वो क्या करते हैं, टेस्ट को चेक करने का काम में आते हैं उसको। द ओरल केविटी लीड इनटू ए शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व एज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये क्या बोल रहा है, द ओरल केविटी लीड इनटू शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व ए कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। देखो इस लाइन का मतलब थोड़ा सा अपन ध्यान से इस डायग्रामेटिक समझते हैं कि जो ये वाला पार्ट है, जो पैरेलल का मुंह वाला ये वाला यहाँ वाला पार्ट है ना, यहाँ पे क्या है, थोड़ा जूम करके देखते हैं इसको। ये जो वाला पार्ट है इसमें क्या है कि कॉमन पाथ है, ये जो फेरिंग्स वाला जो पार्ट है, ये जो फेरिंग्स वाला ये पार्ट है
इसमें क्या होता है कि ये नोज है, यहाँ से और मुंह से यहाँ से हवा आ सकती है। तो ब्रीथिंग वाला सेक्शन तो ये हो गया, यहाँ पे मान लो नीचे फेफड़े मान लो, थोड़ा बड़े बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो पार्ट है किसका आ गया कि यहाँ से क्या हवा वाला पार्ट भी आएगा कि भाई यहाँ ब्रीथिंग भी होगी। दूसरा ये कॉमन हो गया फिर, और यहाँ से क्या फूड भी आएगा, नोज से नहीं माउथ से फूड भी आएगा, यहाँ पे खाना खाएंगे बोलस बन के आएगा। तो ये यहाँ तक तो कॉमन हो गया। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो है अलग पार्ट हो जाता है। ये तो यहाँ कहाँ चला जाता है, फूड तो कहाँ चला जाता है, फेरिंग्स टू इसोफेगस चला जाता है। और ये जो है यहाँ कहाँ पे अपने जो श्वास नली है वहाँ से किस में चला जाता है, एयर की बात कर रहे हैं अपन, एयर किस में चला जाता है, लंग्स में चले जाएगी। तो ये वाला कॉमन पार्ट कौन सा आ गया, फेरिंग्स आ गया। तो वो लाइन का ये मतलब है कॉमन जो पाथवे है वो कहाँ तक, फेरिंग्स तक की रहेगा। फिर यहाँ पे क्या होता है, एक ये हायोइड बोन होती है, यहाँ पे एपिग्लोटिस लगा होता है, वो क्या करता है जैसे फूड जाते हैं तो यहाँ पे क्या बंद हो जाता है ऐसे, ठीक है। और एयर जाता है तो यहाँ से ये बंद हो जाता है, वो मतलब दोनों काम करता है, ठीक है। अब थोड़ा सा उस लाइन के ऊपर चलते हैं वापस, क्या बोला था, ओरल कैविटी लीड इनटू शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व एज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये वाला जो पार्ट है वो क्या कॉमन है। द एसोफेगस एंड द ट्रेकिया वाइंड पाइप ओपन इनटू द फेरिंग्स, मतलब जो इसोफेगस है और ट्रेकिया, मतलब जो ट्रेकिया वाला कौन सा पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। इसोफेगस कौन सा आ गया, ये खाने वाला पार्ट आ गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको ग्रीन से करते हैं, खाने वाला पार्ट किससे आ गया, ये वाला पार्ट आ गया, ठीक है। तो दोनों जो है वो कहाँ पे कॉमन पार्ट है इसका, उसका नाम है फेरिंग्स, ये वाला पार्ट फेरिंग्स, ठीक है। A cartilaginous flap called epiglottis prevent the entry of food into the glottis. Opening of the windpipe. During swelling, the esophagus is a thin, long tube which extends posteriorly passing through the neck, thorax and diaphragm and lead to the J-shaped bag. A इसमें क्या लिखा हुआ है, the oral cavity lead to in short pharynx which serve a common passage of food and air. The esophagus and the trachea windpipe open into the pharynx. ये अपन लाइन का मतलब समझ लिया था। The cartilaginous flap called epiglottis prevent the entry of food into the glottis. Opening of the windpipe during swelling, ठीक है। The cartilaginous flap called epiglottis prevent the entry of food into the glottis. देखो ये जो एपिग्लोटिस जो काम है ये क्या करता है, इसको थोड़ा सा से हाईलाइट करते हैं। ये क्या करता है, जो इस फूड पाइप में है यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे जो है ये उसको बचाएगा, क्या यहाँ पे यूँ ऐसे बोल सकते हैं, इसको मिटा दो। इस पाइप में क्या करेगा ये, कौन, एपिग्लोटिस फूड की एंट्री को रोकेगा। तभी बोलते हैं कि अगर जो खाना खा रहे हो तो उसमें गहरी सांस मत लो या बोलो मत, ताकि क्या हो, खाना यहाँ अटके नहीं। अगर मान लो यहाँ खाना अटक गया तो क्या हो जाएगा, बहुत तेज़ से खांसी आएगी, खांसी से क्या बाहर आ जाएगा वो, फिर खाना बाहर आ जाएगा, मतलब उसमें तकलीफ होगी। तभी बोलते हैं कि यहाँ से मत करो ऐसे, मतलब खाना खाते समय बोलो मत, ये ज़्यादा गहरी सांस मत लो। तो वहाँ पे इस वाले पोर्शन में अगर कोई खाना अगर मतलब खाना नहीं जाए उससे कौन हो जाता है, एपिग्लोटिस। अपन टॉपिक पे आते हैं, एपिग्लोटिस, ठीक है। ओपनिंग ऑफ द वाइंड पाइप ड्यूरिंग स्वेलिंग, द एसोफेगस इज थिन long tube which extend posterior passing through the neck, thorax and diaphragm and lead to J-shaped bag. कि जो ये पार्ट है कौन सा, इसोफेगस का, ये कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। कहाँ तक, अमाशय तक, स्टमक तक। तो ये कहाँ जाकर इसोफेगस, फेरिंग से होते हुए इसोफेगस कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। या अपन ऐसे समझ सकते हैं कि हमने मान लो यहाँ पे खाना खाया, एक चपाती खाई, वो कहाँ से हो जाए, कॉमन पाथ है, फेरिंग से होते हुए इसोफेगस में आएगा और वहाँ स्टमक में आएगा। अब किसके थ्रू आएगा, वो होता है पेरिस्टेल्सिस, या ऐसा बोल सकते हैं कर्मानुकुंचन जो प्रक्रिया है, हिंदी में इसको बोलते हैं कर्मानुकुंचन, ठीक है। पेरिस्टेल्सिस बोलते हैं इसको। उसके थ्रू क्या हो गया, बोलस बन के कहाँ आएगा, वो अमाशय में आएगा, स्टमक में आएगा, ठीक है। तो क्या शेप है स्टमक का, जे शेप्ड, यू है ना, जे शेप्ड है ना, दिख रहा है आपको स्क्रीन में, जे शेप दिख रहा है। तो यहाँ पे फूड आ गया। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं अपन कि यहाँ पे फूड आने के बाद में क्या होता है, किसके थ्रू आया, इसोफेगस से होते हुए आया। लाइट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक, जो जैसे स्ट्रक्चर उसे क्या बोला, स्टमक बोला। ए मस्कुलर स्पिंक्टर गैस्ट्रोएसोफेगल रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू द स्टमक। अब देखो यहाँ पे जो है कौन सा स्पिंक्टर लगा हुआ है, गैस्ट्रोएसोफेगल, गैस्ट्रोएसोफेगल।
गैस्ट्रो एसोफेगल, गैस्ट्रो एसोफेगल, ठीक है। यहाँ पे कौन सा स्पिंक्टर याद रखना, गैस्ट्रो इसोफेगल, गैस्ट्रोफेगल इसोफेगल स्पिंक्टर नाम क्यों दिया इसको, क्योंकि इसोफेगस से जो है जो स्टमक है यहाँ पे बीच में आता है, इसलिए क्या बोला इसोफेगल दे दिया इसको नाम, ठीक है। अब ये स्पिंक्टर का क्या होगा, यहाँ पे मान लो फूड आ गया और यहाँ पे डाइजेस्ट होने स्टार्ट हो गया, तो ये क्या करेगा, इसको वापस ऊपर नहीं जाने नहीं देगा, ये स्पिंक्टर बंद हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, खाना आने के बाद में। तो हमने कौन से स्पिंक्टर की बात की, गैस्ट्रोएसोफेगल स्पिंक्टर की बात कर ली। रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू द स्टमक, ठीक है। द स्टमक लोकेट इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ये कहाँ पे स्टेब्लिश होता है स्टमक जो है, वो अपना एब्डोमिनल जो कैविटी है वहाँ पे अपर पोर्शन में, ऊपर वाले पोर्शन में दिख रहा है यहाँ पे, ये एब्डोमिनल कैविटी हो गई, इसके ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ पे है, ठीक है। हैज़ 4 मेजर पार्ट, द कार्डिक पोर्शन इनटू विच द एसोफेगस पार्ट ओपन एंड फंडिक रीजन, बॉडी एंड पाइलोरिक पोर्शन। कौन सा है, तो कार्डिक पोर्शन हो गया, एक फंडिक रीजन हो गया, दूसरा बॉडी पार्ट हो गया और दूसरा चौथा का पाइलोरिक। कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए। देखते हैं डायग्राम में, देखते हैं पहला कौन सा हो गया, यहाँ पे कौन सा स्पिंक्टर है, इसोफेगल स्पिंक्टर है। फंडिस पार्ट हो गया जहाँ पे फूड आएगा यहाँ सबसे पहले, फिर कार्डिक पोर्शन में जाएगा, फिर थर्ड बॉडी पार्ट में जाएगा, फिर पाइलोरिक में जाएगा। तो कितने पार्ट हो गए इसमें, 4 पार्ट। कोई पूछ ले कि जो अमाशय है, स्टमक है, उसके कितने मेजर पोर्शन है, 4 पोर्शन। कौन कौन सा, फंडिक, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरिक, ठीक है। विच ओपन इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, कि वो जो पार्ट है कौन सा, पाइलोरिक पार्ट है, वो कहाँ पे मतलब किसके नियरेस्ट है, वो है इंटेस्टाइन के, कौन सी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन, सी शेप ड्यूडेनम, लॉन्ग कोइल्ड मिडिल पोर्शन जेजुनम, हाईली कोइल्ड इलियम। अब देखो यहाँ पे भी अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि जो इंटेस्टाइन में जो पार्ट है वो कौन कौन से हैं, 3 शेप में है। पहला जो है शेप्ट है वो ड्यूडेनम है, दूसरा कौन सा है वो जेजुनम, और तीसरा इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। और ऐसे अमाशय का था कौन सा था, कार्डिक पोर्शन था, है ना, कार्डिक पोर्शन, फंडिक, बॉडी और पाइलोरिक। कितने होंगे, 4, कार्डिक पोर्शन, फंडिक, बॉडी और पाइलोरिक, कितने 4 हो गए। और किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन कितने हो गए, ड्यूडेनम हो गया, जेजुनम हो गया, इलियम हो गया। याद रहेगा, आगे बढ़ते हैं। द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द ड्यूडेनम, द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्पिंक्टर, ठीक है। ये कह रहा है कि जो पाइलोरिक स्पिंक्टर है वो कहाँ पे है, कहाँ पे होगा, यहाँ पे कौन सा था, एसोफेगल स्पिंक्टर, और यहाँ पे कौन सा पोर्शन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा जाएगा पाइलोरिक स्पिंक्टर। क्यों बोला पाइलोरिक स्पिंक्टर, ये पाइलोरिक के नियरेस्ट है इसलिए। अब ये क्या करेगा, यहाँ से खाना 3 घंटे बाद में, अब देखो कोई पूछ ले कि जो अपने स्टमक है उसमें खाना कितने घंटे रहता है, तो 3 घंटे रहता है, ठीक है, 3 आवर्स क्या रहेगा, खाना यहाँ पे रहेगा। तो 3 घंटे बाद में जब खाना यहाँ से जाएगा, कहाँ पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ये खुल के पाइलोरिक स्पिंक्टर खुल के क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो पाइलोरिक स्पिंक्टर और इसका जो हमारा इसोफेगल स्पिंक्टर काम समझ में आ गया। इसोफेगल जो स्पिंक्टर है वो क्या करेगा, इसोफेगस से खाना आने के बाद में, इसमें आने के बाद बंद हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में क्या होगा कि जो यहाँ पे डाइजेस्ट होने के बाद में, एब्जॉर्प्शन होने के बाद में क्या होगा कि यहाँ से जो खाना जाएगा किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ से क्लोज ओपन होकर क्लोज हो जाएगा, कौन सा, पाइलोरिक स्पिंक्टर। चलो थोड़ा सा लाइन टू लाइन और रीड करते हैं। इलियम ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, इलियम ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, इट कंसिस्ट ऑफ केकम, कोलोन एंड रेक्टम। ये क्या बोलना चाह रहा है कि जो हमारा जो पार्ट है कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ लिया था। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या बोला इसने, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या पार्ट है इसमें, देखो ये देखो यहाँ पे क्या पार्ट है कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका कौन सा, इलियम हो गया, और इसका ये तो इलियम हो गया। यहाँ पे क्या पार्ट है, लार्ज का हो गया, केकम हो गया, और उसके अलावा डिसेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन। ये क्या हो गया, ये लार्ज का है, यहाँ पे लिख देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन,
ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। जेजुनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये सिग्मोइड कोलन लार्ज इंटेस्टाइन, और इलियम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये इनको याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा पार्ट है। तो स्मॉल कौन सा? इलियम हो गया हमारा, और जेजुनम हो गया। अगर हमें पूछे कि जो हमारे केकम है और असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन और ट्रांसवर्स कोलन, ये किसके पार्ट हैं? सिग्मोइड कोलन, ये किसके है? ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है, ठीक है। केकम स्मॉल ब्लाइंड सेक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे क्या होता है, ये पार्ट है, ये वाला केकम जो पार्ट है, ये जो है यहाँ पे क्या होते हैं, या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। वो क्या करते हैं, पहले के ज़माने में क्या होता था कि बहुत से लोग क्या करते थे, घास फूस पत्तियाँ या ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाते थे। तब ये क्या, जो ये वर्मीपोर अपेंडिक्स और ये केकम है, यहाँ पे क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते थे उस टाइप के, कि उसको डाइजेस्ट करके, मतलब वैसे वेजिटेबल्स को या वैसे जो घास फूस को डाइजेस्ट करके वो एनर्जी में कन्वर्ट कर देते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी ऐसा नहीं है। आजकल तो क्या फास्ट फूड का ज़माना है, लोग फास्ट फूड खाते हैं, और हालांकि कई लोग बहुत हेल्थी डाइट फॉलो करते हैं, जैसे कि मैं भी बहुत अच्छा हेल्थी डाइट फॉलो करता हूँ। बट कुछ लोग क्या है, मतलब पहले के खाने में और अभी खाने में बहुत डिफरेंस है। अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि पहले के जो खाने में वेजिटेबल्स हैं या ग्रीन जो चीज़ें हैं वो थी, तो उस टाइम में उस टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो क्या करते थे कि इसको ग्रीन जो चीज़ों को क्या करते थे, कन्वर्ट कर देते थे एनर्जी में। लेकिन आजकल इसका कोई यूज़ नहीं है। वर्मीपोर अपेंडिक्स इससे बोल सकते हैं अपन, आउटसोर्सिंग बोल सकते हैं। लेकिन अभी भी ये लोगों में है, मतलब ह्यूमन बींग्स में ये प्रेजेंट है। लेकिन कुछ हज़ारों साल बाद में क्या होगा, ये चीज़ें क्या हो जाएगी, ये अपेंडिक्स वाला जो पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, ये क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। आजकल ऐसा खाना खाते हैं नहीं लोग, आजकल दाल रोटी चावल ये सब चीज़ें खाते हैं, ऐसे ग्रीन चीज़ें खाते नहीं। ये इसलिए हमारे बॉडी में है कि उस टाइम खाया जाता था। ए नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज वेस्टिगल ऑर्गन। वेस्टिगल ऑर्गन से मतलब क्या है, अवशेषण है, अराइज फ्रॉम द केकम। ये कहाँ से निकलता है, केकम वाले पार्ट के, ठीक है, ओके। द केकम ओपन इनटू द कोलोन। द कोलोन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग पार्ट। सिग्मोइड कोलोन, ये हमने बात कर ली थी, किसका पार्ट बताए थे हमने, केकम का पार्ट है, ये लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट हो गया। डिसेंडिंग पार्ट ओपन इनटू द रेक्टम विच ओपन ऑन थ्रू द एनस। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ तक जो है हमने यहाँ पे एक अच्छी सी स्टोरी देखी कि ये प्यारेलाल जी जो, जैसे इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ तो मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझा पाऊँगा कि ये प्यारेलाल जी जो हैं, इन्होंने ये खाना खाया, मान लो यहाँ पे खाना खाया इन्होंने, तो यहाँ से कहाँ गया, फेरिंग से इसोफेगस से होते हुए कहाँ गया, स्टमक में गया। यहाँ कौन सा स्पिंक्टर हो गया, पाइलोरी स्पिंक्टर हो गया। ये यहाँ से कहाँ गया, फंडस बॉडी, और यहाँ से ये कौन सा पाइलोरिक स्पिंक्टर हो गया, ये इसोफेगल स्पिंक्टर हो गया। यहाँ से कहाँ पे गया, यहाँ पे पेनक्रियाज हो गया, पेनक्रियाज से जूसेस वगैरह आ गए, हाँ, लीवर वगैरह, यहाँ से बाइल सीक्रेट हुआ और यहाँ से खाने में मिला। फिर इसमें ये किस में गया, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ गया, ये जेजुनम, इलियम, और यहाँ से होते हुए केकम में आते हुए ये जो है कहाँ पे आ गया, असेंडिंग, बड़ी हाथ में आ गया, छोटे हाथ से बड़ी हाथ में गया, असेंडिंग ट्रांसवर्स, और यहाँ से होते हुए कहाँ गया, सिग्मोइड कोलन से रेक्टम एनस में आ गया। एनस से बाहर ये स्टूल के रूप में बाहर निकल गया। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये जो है पूरा प्रोसेस जो हमने देखा अभी प्यारेलाल का, ये क्या था, ये हमारा था डाइजेस्टिव या डाइजेशन था, जो क्या किसके थ्रू हुआ, डाइजेस्ट सिस्टम के थ्रू डाइजेशन हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, माउथ में हो गया, अमाशय में हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में हो गया, यहाँ पे सब क्या हो गया, यहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन हो गया, किसका, फूड का। तो ये लाइन यही बोलना चाह रही है कि भाई ये पूरा पार्ट क्या है, ये मतलब खाने का जो पूरा पार्ट है वो गया माउथ से होते हुए कहाँ, एनस तक चला गया, और वहाँ से क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म इसोफेगस टू रेक्टम प्रोसेस 4 लेयर नेमली सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा, ठीक है। अब देखो हमने ये देखा कि मान लो कि हमने किसी डेड जो पर्सन है, प्यारेलाल जी नहीं, प्यारेलाल जी बहुत प्यारे हैं हमारे, अब मान लो कोई डेड पर्सन है, डेड बॉडी, उसका ये जो वाला पार्ट है, या इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, इसको हमने क्या किया, देखो थोड़ा सा डार्क कलर से लेते हैं, एक तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा सेक्शन कटिंग कर लेते हैं, एक ये वाला पार्ट, इसको क्या किया हमने, सेक्शन कट कर लिया, ऐसे बोल सकते हैं, माइक्रोटोमी कर ली इसकी, या अपन ने कर लिया इसका बायोप्सी। अब देखो यहाँ पे मैंने बायोप्सी वर्ड तो यूज़ कर लिया, लेकिन मैंने यहाँ पे डेड पर्सन बोला, क्या बोला, डेड पर्सन। तो यहाँ पे एक सोचने वाली चीज़ है कि 2 वर्ड होते हैं, एक तो होता है बायोप्सी
एक होता है ऑटोप्सी, ठीक है। बायोप्सी जो होती है वो होती है एक जीवित व्यक्ति की, जो कि हम नहीं ले सकते किसी का भी, ऐसे सैंपल जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ले लो ऐसे ले लो, ये नहीं ले सकते बायोप्सी। ऑटोप्सी होती है एक मर्त डेड पर्सन जो होता है, मर्त व्यक्ति, डेड पर्सन जो होता है उसकी, डेड पर्सन अगर है तो उसका अपन अगर सैंपल लेते हैं, अब उसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व ये करेंगे कि जो इंटेस्टाइन है ये जो है किससे बना हुआ है, कौन कौन सी लेयर से बना हुआ है। तो थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, इसका माइक्रोस्कोप या सेक्शन कटिंग करके क्या करेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो हमें कैसा दिखेगा, ये ऐसा। जैसे मान लो हमने इसोफेगस का लिया तो हमें पार्ट ले लिया, इसको सेक्शन कटिंग की, और इसको हम देख रहे हैं लाइट माइक्रोस्कोप मान लो, या अगर हमें बेस्ट रिजल्ट देखना है तो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये लेयर टू लेयर कि अगर मान लो उसके लेयर्स में भी डिफरेंस है ना, डिफरेंस दिख रहा है आपको, तो वो भी हमें क्या होगा, इजीली दिखाई देगा, ठीक है। तो बाहर का पार्ट है उसे क्या बोला हमने, सीरोसा। जस्ट उसका अंदर का जो पार्ट है उसे क्या बोला हमने, आउटर लॉन्गिट्यूड है उसे बोला मस्कुलरिसिस। इसमें दोनों पार्ट आ गए, इनर सर्कुलर आ गया और आउटर लॉन्गिट्यूडनल आ गया। इसमें पहला पार्ट कौन सा हो गया, सीरोसा हो गया, दूसरा कौन सा, मस्कुलरिस आ गया। उससे अंदर पार्ट हो गया, उसे क्या बोलेंगे अपन, सब म्यूकोसा। क्या आएगा, सब म्यूकोसा। उससे अंदर का जो पार्ट आ गया उसे क्या बोलेंगे अपन, म्यूकोसा, और उससे अंदर ल्यूमेन, ठीक है। अब इन चारों पांचों पार्ट को हम देखेंगे किस पार्ट में नर्व होती है, किस में ब्लड वेसल्स होती है, या किस में एब्जॉर्प्शन जो होता है फूड का, है ना। जैसे हमने देखे माउथ में अलग होता है, स्टमक में अलग होता है, ठीक है, और उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में अलग होता है। तो जो अंदर जो ये जो विलाई वाला पार्ट है यहाँ से ऑब्जर्वेशन होता है, मतलब कहने वाला जो म्यूकोस वाला पार्ट है यहीं से ऑब्जर्वेशन होता है, और यहीं से होते हुए जब ब्लड मान लो यहाँ पे इसमें ब्लड वेसल्स है तो यहाँ से क्या होगा, पूरी बॉडी में चला जाएगा। तो ये जो हमने पार्ट, हम जो डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम जो देख रहे हैं वो डायग्राम है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन मान लो या लार्ज इंटेस्टाइन, इसका एसोफेगस मान लो। इसमें क्या है, ये लेयर्स हैं, उन लेयर्स को हम क्या कर रहे हैं, हम ये गट का है मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का है ये पार्ट, तो इस लेयर्स को हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट में ये गट वाला जो पोर्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है, जो आंत का जो पार्ट है, वो किस से बना हुआ है, किस किस लेयर से बना हुआ है, कौन सा सिरोसा पार्ट है, कौन सा मस्कुलरिस है, कौन सा सबम्यूकोस है, कौन सा म्यूकोस है, और कौन सा ल्यूमेन है, ठीक है। अब देखो हमने देखा कि चार पांच पार्ट से बना हुआ है, 4 पार्ट से बना हुआ है। सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर, जो बाहर की जो लेयर है इसे क्या बोला हमने, सिरोसा बोला, ठीक है। थिन मेसोथेलियम एपिथेलियम विस्टल ऑर्गन विद सम कनेक्टिव टिश्यू। अभी जो ऐसे पूछ ले, सिरोसा जो है ये वाला पार्ट है, ये किससे बना हुआ होता है, ये बना होता है हमारा जो ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उससे बना होता है, और एपिथेलियम पार्ट से बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट मस्कुलर इज ए फॉर्म बाय स्मूथ मसल्स, और जो ये जो मस्कुलर है ना, ये किससे आता है, स्मूथ मसल्स से, स्मूथ मसल्स। अगर हमें कोई पूछ ले एग्जाम में सिरोसा पार्ट बना हुआ है तो कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियम से, मस्कुलर पार्ट बना हुआ है स्मूथ मसल से, ठीक है। ऑब्लिक मस्कुलर लेयर में भी प्रेजेंट इन सम रीजन, द सब मस्कुलर लेयर इज फॉर्म्ड इन लूज कनेक्टिव टिश्यू कॉन्टेनिंग नर्व, ठीक है। अब ये जो है कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं, सब म्यूकोसा वाला, इस वाले पार्ट की बात करें, इस वाले पार्ट की। इसमें क्या होगी हमारे, इस पार्ट में होगी ब्लड और लिम्फ, इसमें क्या होगा, ब्लड और लिम्फ पार्ट होगा, ठीक है। आप कोई पूछ ले ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू कौन सा पार्ट, सिरोसा में। उससे पहले स्मूथ मसल्स किस में है, मस्कुलर्स में। अगर हमें पूछे ब्लड और लिम्फ जो पार्ट है वो किस में है, तो ये वाला पार्ट कौन सा है, ये है हमारा सब म्यूकोसा, ठीक है। In duodenum gland are also present in the submucosa. The innermost layer lining the lumen of the alimentary canal is the mucosa. ठीक है, ये कह रहे जो अंदर का जो इनरमोस्ट पार्ट है, कौन सा पार्ट है, ये म्यूकोसा वाला अंदर, ये वाला पार्ट क्या है, म्यूकोसा है, ये वाला पार्ट क्या है, म्यूकोसा है।
तो इनर मोस्ट पार्ट कौन से किससे बना है, म्यूकोसा बना है। थिन लेयर फॉर्म द इरेगुलर फोल्ड रुगाई, इसे क्या बोलते हैं, रुगाई बोलते हैं। इन द स्टमक एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग कॉल्ड विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो ये पार्ट है ना, ये वाले पार्ट, ये सब क्या है, इसे क्या बोलेंगे, रुगाई बोलेंगे या विलाई बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ चीज़ें ऑब्जर्व होगी। द सेल लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोप, ठीक है। प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाई गिविंग ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। अब ठीक है, ये जो अंदर वाला जो पार्ट हमने देखा था ना, ये वाला, ये कैसे क्या बोलेंगे, ब्रश बॉर्डर। दीज मॉडिफिकेशन इंक्रीज द सरफेस एरिया इनॉर्मसली। विलाई आर सप्लाइड विथ ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरी एंड ए लार्ज लिम्फ वेसल्स कॉल्ड लेक्टियल। अब देखो थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करते हैं कि हम जो क्या करेंगे, इसको लाइट माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे थे। मान लो ये 40x मान लो, कितने अक्स पे होगा ये उस लाइट माइक्रोस्कोप से। अब इसको और थोड़ा जूम करके देंगे, यूँ मतलब इसमें देखेंगे ये जो चीज़ें बनी हुई है ना, ये वाली, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये वाली, इसको हमने थोड़ा जूम करके देखा और मतलब और इसके अंदर देखा कि ये क्या चीज़ से बनी हुई है, क्या पार्ट है। तो हमने देखा ये वाला पार्ट, ठीक है। ये जो पार्ट है विलाई, लेक्टियल, कैपिलरी, आर्टरी, क्रिप्ट और वेन, ये सब चीज़ें कहाँ दिख रही है अपन को, जो अंदर का जो म्यूकोसल वाला पार्ट है, ल्यूमेन का जस्ट आउटर वाला पार्ट है ना, म्यूकोसल वाला पार्ट। तो इसमें क्या क्या दिख रहा है हमें, कि इसमें कैपिलरीज दिख रही है, ब्लड वेसल्स दिख रही है, ठीक है। उसके अलावा क्या दिख रहा है आपको, आर्टरी, क्रिप्ट ऑफ आर्टरी, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। क्रिप्ट ऑफ लिबर कोन जो है यहाँ पे, जो ये डीप वाला पार्ट है ना, इसे क्या बोलेंगे, क्रिप्ट ऑफ लिबर कोन। बाकी इसमें वेंस भी है। इसमें क्या बोले, लिम्प भी एक वर्ड आया, लिम्प। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो कि अगर ब्लड वेसल्स है, अगर उसमें फोर्स लगता है तो कुछ क्या होता है, कुछ फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, उसे क्या बोलेंगे, लिम्फेटिक फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक फ्लूइड। वो कैसे होता है कि उसमें क्या होता है, वो ब्लड से थोड़ा डिफरेंट होता है। ब्लड में आरबीसी होती है, अमाउंट में रेड कलर का होता है, लेकिन ये रेड कलर का नहीं होता है, ठीक है। तो वो कैपिलरीज के थ्रू क्या होता है, यहाँ पे इंटर होता है। अब यहाँ पे क्या है, लिम्फ वेसल्स को क्या बोला इन्होंने, जो यहाँ पे लिम्फ वेसल दिख रही है अपन को, उसे हमने क्या, इसमें क्या बोला, लेक्टियल बोलता है। म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गोब्लेट सेल्स विच सीक्रेट म्यूकस दैट हेल्प इन लुब्रिकेशन। और इसमें क्या होता है, इसमें जो म्यूकोसल एपिथेलियम होती है, ये इसमें क्या सीक्रेट करती है, ये जो गोब्लेट सेल, इसके अंदर म्यूकोसल एपिथेलियम जो होता है, बाहर का जो म्यूकोसल वाला एपिथेलियम, देखो यहाँ पे देखो, ये जो म्यूकोसल एपिथेलियम है, म्यूकोसल एपिथेलियम, यहाँ पे क्या होता है, गोब्लेट सेल्स होती है, वो क्या करती है, लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन का मतलब होता है चिपचिपा। लुब्रिकेशन कुछ सलाइवा ऐसे कुछ लिक्विड सीक्रेट करती है। उससे क्या होगा कि वो जो हमारा जो बोलस बना हुआ फूड है, वो क्या करेगा, लुब्रिकेट हो गया, उसमें वो ऐसे इकट्ठा होकर वो क्या होगा, आगे ट्रांसफर होगा, किससे, पेरिस्टालसिस जो प्रोसेस है उसके थ्रू आगे ट्रांसफर हो जाएगा और उसका ऑब्जर्वेशन और बढ़ जाएगा। Mucosa also form gland in the stomach, gastric glands and crypt in between the bases of villi in the intestine, crypt of liber cone, हमने ये पढ़ लिया था। All the 4 layers show modification in different part of the alimentary canal। ये जो सारे जो पार्ट हैं, है ना, ये 4 पार्ट, कौन से पार्ट, ये 4 पार्ट जो है, ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल को डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके मॉडिफिकेशन को, मतलब इसे एक फूड, मतलब जैसे रोटी से क्या हुआ, वो बोलस में कन्वर्ट हुआ, उसका ऑब्जेक्शन में उसमें क्या क्या मिक्स हुआ, ये सब चीज़ें किस में होती है, कि ये होती है एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, वो है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। उसमें हम देखेंगे कि जो खाना जो है, वो प्यारेलाल जी ने खाना खाया, यहाँ से एनस तक पहुँचा, लेकिन जो इसके इस पाथ के, यानी ये जो रोड मैप देखा था हमने, इस पाथ के बीच में कौन कौन से जो मतलब एसेसरी ग्लैंड्स थी या एसेसरी ऑर्गन थे, जिन्होंने इनमें क्या हुआ, इस पाथ को और इजी बनाया है, इस पाथ को और अच्छे से मतलब एब्जॉर्प्शन को बढ़ाया, है ना, या हेल्पिंग जो हैंड के रूप में, हेल्पिंग जो हेल्प की उन्होंने खाने को अच्छे से ऑब्जर्व होने में, कौन कौन सी ग्लैंड्स थी, कौन से कौन ऑर्गन थे, वो अपन इसमें पढ़ेंगे अगले वाले वीडियो में। उसका नाम है डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।